अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको B1 B2 कैटेगरी को अप्लाई करने का तरीका इस तरीके से बताऊंगा जिसमें वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नॉर्मल इसका अप्लाई करने का तरीका मैं इससे पहले की वीडियो में समझा चुका हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और वो वजह भी बताऊँगा जिसकी वजह से आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तान में जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के साथ जो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं वो क्या होती है कि इधर उधर से हमने पैसे पकड़े होते हैं और वो उसमें बैंक स्टेटमेंट में हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों के बैंक अकाउंट तो ठीक है वो पुराने होते हैं, 5 से 10 साल 20 साल पुराने भी अकाउंट होते हैं। हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है मैक्सिमम 6 मंथ की। तो लोग क्या करते हैं कि वो 6 मंथ की स्टेटमेंट तो निकलवाते हैं, लेकिन उससे पहले पहले वो क्या करते हैं कि एंड के ऊपर जाकर एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 से 20 लाख रुपए बैंक में डाल देते हैं। अब जब आपकी स्टेटमेंट एम्बेसी में पहुंचती है, एम्बेसी वाले उसको चेक करते हैं, वो देखते हैं यार इस बंदे के पास किसी भी महीने में 2-3 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं था और ये अचानक इसके पास 15-20 लाख रुपए लास्ट मंथ में एंड पर आकर आ गया, तो ये कहाँ से आया। तो डेफिनेटली इस बात का प्रूफ होता है ये ना तो आपका कोई बिजनेस है ना कोई आपकी जॉब है, आपने इधर उधर से पकड़ दकड़ के पैसे बैंक में डाल दिए। तो ऐसी स्टेटमेंट अमेरिका कनाडा के लिए एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये चीज़ें जो बारीकी वाली पॉइंट्स है ये आमतौर पे कोई भी नहीं बताता, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको 12 अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इन 12 अहम पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। ये 12 पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पर भी शो करूंगा। इन 12 पॉइंट्स पे काम करेंगे अगर आप ये 12 के 12 पॉइंट मुकम्मल कर लें, इसमें तकरीबन आपका 1 साल लगेगा, लेकिन वीज़ा लगने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि 90% से अबव होगी। ये ठीक है कि मैं आपको 100% गारंटी तो फिर भी नहीं दे सकता, 100% फिर अल्लाह ताला ही जानता है। इंसान होने के नाते कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले तो मैंने वो पॉइंट आपको बताने हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, फिर मैंने आपको वो पॉइंट बताने हैं जिसकी वजह से वीज़ा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप इस वीज़े को अप्लाई करने का तहैया कर चुके होते हैं, इरादा कर चुके होते हैं, तो आपने बजाय इसके कि बगैर किसी अच्छे बिज़नेस के, बगैर किसी अच्छी जॉब की वीज़ा अप्लाई करें, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपने पहले एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करना है। अगर आपका बिज़नेस है, ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बेशक वो मोबाइल शॉप है, रेंट ए कार है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसी बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवा लें अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि आप इस वीडियो में मुकम्मल तरीका समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का एक बिज़नेस लेता हूँ। छोटा सा प्रॉपर्टी का एक बिज़नेस रजिस्टर करवा लें कि आप एक रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो उसको रजिस्टर करवाना है बाकायदा अपनी कंपनी को। जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है SECP, उसमें वो कंपनी आपकी शो होनी चाहिए कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। एक आपका अपना NTN होना चाहिए, आपके नाम का पर्सनल NTN होना चाहिए, फिर आपकी कंपनी के नाम का एक NTN होना चाहिए। अब कंपनी जो है ना वो आपकी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है उस तरह से भी हो सकती है। यहाँ आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अकेले हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक NTN आपका एक कंपनी का हो गया, पार्टनरशिप है तो उसका भी बनेगा। तो इस तरह से ये होगा कि आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाजमी बनने चाहिए। दूसरे नंबर से फिर जो बैंक स्टेटमेंट हमने बनानी है वो हमने पर्सनल नाम की नहीं बनानी, तो हमने कंपनी के नाम की बनानी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसका नाम रखा है ABC प्रॉपर्टीज़, तो बैंक अकाउंट जो खुलेगा वो मेरे नाम का ताहिर महमूद नाम का नहीं खुलेगा, बल्कि कंपनी का जो अकाउंट होगा ABC प्रॉपर्टीज़, उसी नाम से हमने वो अकाउंट खुलवा लेना। तो ये इसमें दूसरा अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपने कंपनी बनानी है, फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपने कंपनी का NTN बनवाना है, तीसरा डॉक्यूमेंट आपने अपना ज़ाती NTN बनाना है, चौथा डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट कंपनी के नाम पे बनेगी। पांचवा काम आपने ये करना है कि आपने, जिस फॉर एग्जांपल मैं फिर आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक शहर की एग्जांपल दे सकता हूँ, पूरे दुनिया की तो एग्जांपल नहीं दूंगा। आप अपने अपने शहर के लिहाज से देख लीजिएगा कि मैं लाहौर के लिहाज से एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी लाहौर में रजिस्टर्ड हो रही है तो आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपने मेंबरशिप भी लेनी है।
कंपनी के नाम पे। उसमें क्या होगा कि जब आप ABC प्रॉपर्टीज़ के नाम पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबरशिप लोगे तो एक आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपका 5 रुपये डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और साथ में आपका एक चैम्बर का छोटा सा कार्ड बन जाएगा जो कि ID कार्ड की तरह का चैम्बर का कार्ड होगा। अब इस चैम्बर की मेंबरशिप का क्या फ़ायदा है, पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अब हम वीज़ा कब अप्लाई करेंगे, ये बात की बात है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करने से थोड़ा पहले हमने चैम्बर में जाना है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर लेना है अमेरिकन एम्बेसी के नाम पर। अब वो जिस इलाके में भी आप रहते हैं, लाहौर में, कराची में, इंडिया में, जिस शहर में भी आप रहते हैं, अपने अपने इलाके में आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर करवा लेना है अपनी कंपनी को। और जब वीज़े का टाइम आएगा तो वहाँ से आपने वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर लेना है कंपनी के नाम का, और वो एम्बेसी के नाम पर होगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये रिकमेंडेशन लेटर है, मैं फिर बता दूं, ये कंफर्म नहीं होता कि आपको इसकी बेस पर हर सूरत में वीज़ा मिलेगा। ये जस्ट चैम्बर आपको रिकमेंड करता है एम्बेसी की तरफ। जिसकी इनको थोड़ी सी फ़ीस भी देनी पड़ती है, वो लेटर फ्री नहीं होता, वो कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आजकल इसकी फ़ीस है। तो ये फ़ीस देकर वो आपको लेटर देंगे। दूसरे नंबर पर ये कि इस तरह भी नहीं होगा कि आज आपने मेंबरशिप करवाई है और सुबह जनाब आप उनके पास जा रहे हैं जी मुझे वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर दे दें, तो ऐसे भी वो नहीं देंगे। मेंबरशिप कम से कम आपकी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, तब वो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर देंगे। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अब बारी आती है जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट जब आप बना रहे हैं तो उसमें क्योंकि आप नॉर्मल पैसे पकड़ दकड़ के जमा कराते हैं, अब चूँकि आपका बिज़नेस हो गया है। अब बिज़नेस में फॉर एग्जांपल मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा अभी नहीं भी आ रहा, लेकिन आप अपने जनाब उसमें शो कर देते हैं कि जनाब मैंने 3 लाख जमा करा रहे हैं, कभी 4 लाख जमा करा रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो साथ साथ वो निकलवा भी लेते हैं। उन्हीं पैसों को सर्कुलेट करके आप फिर से जमा करवा दें। तो इस तरह क्या होगा, बार बार पैसे इन आउट करने से अब जो स्टेटमेंट बन रही है वो चूंकि कंपनी के नाम पे बन रही है, अब इस स्टेटमेंट को हमने ये भी साबित करना है कि ये स्टेटमेंट रियल है, ये फेक नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, हमें एक एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए होता है। उसके लिए आपने करना क्या है, एक सिंपल सा तरीका है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट क्रिएट कर लेनी है। उस शीट में आपने डेट वाइज पूरा प्लान तैयार करना है कि इस तारीख को मैंने ये प्लाट सेल किया है, ये घर सेल किया है, इसका इतना कमीशन आया है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि 1% कमीशन आ रहा होता है, बाद दफ़ा 2% कमीशन आ रहा होता है, बाद दफ़ा 1 साइडेड कमीशन होता है, क्योंकि एक क्लाइंट हमारे पास होता है, एक क्लाइंट दूसरे डीलर के पास होता है। बाद दफ़ा आपको दोनों तरफ के कमीशन आ रहे होते हैं। तो आपने इस तरह से वो स्टेटमेंट तैयार करनी है अपनी, और साथ में एक्सेल की शीट के पता लगे कि वो आपका काम रियल हो रहा है। बेशक उसमें सारी ट्रांजैक्शन रियल ना भी हों, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि हम उसमें दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा पैसा है इस चीज़ का है। तो वो जो आपकी एक्सेल की शीट तैयार हो रही है ना, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका भी प्रिंट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में जमा कराना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी कंफर्मेशन के लिए हमने साथ लगा दी है कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन इसमें आ रही हैं, हर महीने में 3-3 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख की जो ट्रांजैक्शन हैं, ये कभी हम कोई फाइल की डील करते हैं, कभी हम किसी प्लाट की डील करते हैं, कभी हम किसी मकान की डील करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन हैं ये सारी की सारी उसमें रियल मानी जाएंगी। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि वीज़ा आपने अप्लाई उस वक्त करना है जब आपका बिज़नेस को साल गुजर जाएगा और टैक्स का सीज़न आ जाएगा, फिर आपने अपनी कंपनी के बिहाफ पर टैक्स भी फाइल करना है। अब वो जो आप टैक्स फाइल करेंगे उसमें आपका पर्सनल टैक्स जो आपका NTN बना हुआ है वो भी फाइल होगा टैक्स, और फिर आपकी कंपनी के नाम का भी टैक्स फाइल होगा। आप अपना पर्सनल टैक्स और कंपनी टैक्स किसी बाकायदा वकील के थ्रू फाइल करवाइएगा, खुद करने के बजाय, ताकि एक प्रॉपर वे से उसका पेपर वर्क तैयार हो जाए, जो कि आपको एम्बेसी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थोड़े बहुत पैसे आपने लाजमी जमा करवाने हैं अपने टैक्स के अंदर गवर्नमेंट को, ताकि पता चले कि आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है और आप गवर्नमेंट के टैक्स पे होल्डर हैं। तो ये आपने काम लाजमी इसमें करना है। तो टैक्स फाइलिंग के बाद आपने ये करना है कि आपने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट टू US से प्रूव करना है कि आप अमेरिका जब आ रहे हो तो आपने किस पर्पज़ के लिए यहाँ विज़िट करना है, कहाँ कहाँ विज़िट करना है, और कौन कौन सी स्टेट में, कौन कौन से शहर में जाना है, कब कब जाना है, कितने कितने दिन और कितना कितना टाइम वहाँ गुजारना है। ये आपने पूरा एक प्लान तैयार करना है। बेशक वीज़ा लगने के बाद आप सेम प्लान पे अमल ना भी करें, बात की खैर होती है, लेकिन वीज़ा लगने से पहले आपने ये सारा कुछ वहाँ देना होता है। दूसरे नंबर पे आपने ये शो करना है जी मेरा अपनी होम कंट्री से ताल्लुक़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। टाइज टू होम कंट्री प्रूव करना ये ज़रूरी होता है।
यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि मेरा वापस जाना ज़रूरी है, मैंने अपना बिज़नेस संभालना है, मेरी फैमिली वहाँ पर है, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं, मेरी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं। तो इस तरह के जो आपने जितने भी स्ट्रॉन्ग सबूत आप दे सकते हैं वो आपने प्रूफ करना है। उसके सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं, ये सबूत हैं, ये सारे आपने एक पेपर पे इन राइटिंग उनको देने, या आपने लिख कर देने कि यहाँ मेरे यहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, मेरी यहाँ पे फैमिली रहती है, मेरा इनके पास आना बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, मेरा यहाँ बिज़नेस चल रहा है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो साथ साथ मैं अपनी पार्ट टाइम स्टडीज़ भी कर रहा हूँ। कुछ भी आपने ऐसा वहाँ पे देना है जो इस बात को प्रूव करे कि आप वहाँ विज़िट पे जाएंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। तो वापस आने का जो प्रोग्राम है ये आपने हर सूरत में प्रूव करना है। तो एक और ख़ास चीज़ ये कि जब आपने विज़िट पे जाना है तो आपने रिटर्न टिकट पहले से करवा लेनी है और कंफर्म रिटर्न टिकट लेनी है आपने, जो कि एक्सटेंडेबल हो, चेंजेबल हो। कुछ ऐसी टिकट भी लोग ले लेते हैं जो कि थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, वो फिर चेंजेबल नहीं होती। ऐसी सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा आगे पीछे हो जाए या ना लगे तो आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होते और टिकट भी एक्सचेंजेबल नहीं होती। लेकिन आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दें तो टिकट जो है ना वो आपको चेंजेबल मिलती है, रिफ़ंडेबल भी मिलती है। कि आप ऐसी टिकट लें जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर अब रिफ़ंड भी करवा सकें, या अगर टाइम आगे पीछे हो जाता है थोड़ा आपका वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर, आप टिकट की डेट को बढ़ा सकें या कम करा सकें। वो वाली टिकट आपने लेनी है। लेकिन टिकट मैं फिर बता रहा हूँ, आपने कंफर्म टिकट लेनी है। अगर आपने कंफर्म वीज़ा लेना है तो टिकट भी कंफर्म लेनी है, और होटल बुकिंग भी आपने कंफर्म लेनी है। होटल बुकिंग में बस ये आपके ऑप्शन अवेलेबल है booking.com पे, क्योंकि मैं खुद करवाता रहता हूँ बुकिंग, तो इसलिए मुझे पता है booking.com का कि वो आपको फ्री बुकिंग करके देती है, जो कि 100% जेन्युइन और कंफर्म होती है। उसमें ये होता है कि आपने होटल में जाकर पैसे देने होते हैं, बेशक वो आप कैश में दें, क्रेडिट कार्ड से दें, डेबिट कार्ड दें, गूगल पे दे दें, एप्पल पे दे दें, सैमसंग पे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि बुकिंग आपकी कंफर्म होती है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस हो चुका है कि 2 स्टार होटल कभी नहीं लेना आपने। 2 स्टार होटल में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मिनिमम आपने 3 स्टार होटल बुक करना है। 3 स्टार होटल में भी कभी कभार कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतना इसमें इशू नहीं होता। तो बहरहाल ये कि 3 स्टार होटल मैक्सिमम जो है ना वो आप ले लें, या 4 स्टार होटल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी भी। अगर आपको आपकी जेब इजाज़त देती है तो अच्छे होटल लें, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिनिमम आप 3 स्टार होटल का पैकेज लाजमी लीजिएगा। और उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ के लिए भी आना है, होटल बुकिंग जो है ना वो आप 1 वीक की भी लेंगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आप ये एम्बेसी में बता सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाते साथ ही इसी होटल में ठहरूँ, मैं तो वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, या मैं इतने अरसे बाद दोबारा जा रहा हूँ, तो वो मुझे पता नहीं कि मैं इस होटल में ठहरूंगा, मुझे होटल पसंद आएगा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने 1 वीक की बुकिंग करवाई है। अगर मेरा इरादा इसी होटल में ठहरने का होगा तो मैं बुकिंग एक्सटेंड करवा लूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी और होटल में चला जाऊँगा। लेकिन फौरी तौर पर जब आपने अमेरिका आना है तो आते साथ ही जब आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो आपने कहाँ जाना है वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। यहाँ के आपके किसी रिलेटिव का लेटर होना चाहिए कि आपने उनके पास जाना है और वहाँ ठहरना है, या होटल बुकिंग आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल कीजिएगा। और अगर आप अप्लाई करें, यानी कि इसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने में और अपनी कंपनी का टैक्स फाइल करने में मैक्सिमम आपका 1 साल का अर्सा दरकार है। तो इस पे अगर आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लगने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग रेंटे कार का भी काम शो कर देते हैं। मैं उसमें सिर्फ जाते जाते आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर आप रेंटे कार का काम शो कर देते हो लेकिन उसमें आपके पास कारें नहीं है तो फिर ये शो ना कीजिएगा, क्योंकि जो काम आपने शो करना है वो प्रूफ भी देना है कि मेरे पास ये चीज़ है भी। बाद लोग ऐसे होते हैं रेंटे कार का काम शो करते हैं और फिर उनके पास कार कोई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवा ली होती। वो शो कर देते हैं जी मेरी कंपनी बनी हुई है, रेंटे कार का मैं काम कर रहा हूँ। भैया अगर रेंटे कार का काम है तो कारें किधर हैं? कारों के डॉक्यूमेंट्स देने आपने, उनके नंबर बताने, इस मॉडल की कार है, ये उसका नंबर है, ये उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट है, और ये इतने अरसे से मैं चला रहा हूँ और इतना मेरा इस कार के साथ मंथली प्रॉफिट आ रहा है। ये सारा प्रूफ आपने देना होता है। अगर कारों के प्रूफ नहीं है तो ये बिजनेस शो ना कीजिएगा। प्रॉपर्टी का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है ना ऊंच नीच आप झेल सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं शो करना, क्योंकि आपने तो दूसरों के घर सेल करने हैं, दूसरों के प्लाट सेल करने हैं। इस वजह से ये आपके लिए एक आसान और इजी वे है बिजनेस शो करने का। तो बहरहाल कुछ लोग मोबाइल का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना दीगर काम कर रहे हैं, परचून का काम कर रहे हैं। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं आप उसको रजिस्टर करवा लें। रजिस्टर करवा के उसी के बेस पर सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं, साल के बाद टैक्स फाइल कर दें, और उसी तरतीब से जो 12 डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको यहाँ लिस्ट में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये तैयार करें। इंशाल्लाह ताला वीज़ा लगने का चांस बहुत बढ़ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।